नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के दूसरे दिन आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन पर हमला करने की कोशिश की। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्रोन को सीमा के दूसरी ओर यानी कि पाकिस्तान से नियंत्रित किया जा रहा है। भारतीय सेना न केवल पाकिस्तान के नए कदम का जवाब देगी बल्कि यह भी समझेगी कि ड्रोन हमले क्यों और कितने खतरनाक हो सकते हैं। ड्रोन क्या है और इसको लेकर हमारे देश में क्या नियम और कानून है। पाकिस्तान हमेशा गोले और बारूदों से हमला करता है, जिसके जवाब में हमारी सेना भी मुंहतोड़ जवाब देती है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने शातिर तरीके से हमले के प्रयास को अंजाम दिया है। हमले से यह धमाके से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक चिंता का विषय ज़रूर बन गया है। भला एक शादियों में या फिल्मों में शूट के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्रोन से हमला भी किया जा सकता है। जी हाँ, एक आम ड्रोन जो हवा में उड़ता है, वहीं दूसरी ओर बम जो धमाका कर सकता है। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो हवा में उड़ने वाला एक बम तैयार हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग वस्तु हमारे लिए कोई नई खोज नहीं है, लेकिन इनको मिलाकर होने वाले धमाकों से डरने की आवश्यकता जरूर है। और ये भारत के लिए तो एक नई बात ही है। जी हाँ, भारत के लिए ये हमले नए हो सकते हैं, लेकिन वहीं साजिश में ड्रोन का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ड्रोन से हमले की तकनीक दुनिया में कई सालों से जगह जगह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भला एक मामूली सा बाजार में बिकने वाला ड्रोन धमाके के लिए कैसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है। दरअसल ड्रोन दो तरीके से हमला करता है। पहला, ऐसे ड्रोन पर बम या विस्फोटक लगे होते हैं जिनका टारगेट पहले से ही सेट रहता है। ये काम जीपीएस जैसी तकनीक से किया जा सकता है। ड्रोन लोकेशन या फिर टारगेट पर बम ड्रॉप करता है। साथ ही ये बम ऐसे होते हैं जो गिरते ही ब्लास्ट होते हैं। इसके अलावा ऐसे भी जिनकी टाइमिंग सेट की जा सकती है। तो वहीं दूसरा वो ड्रोन जो टारगेट पर खुद बम के साथ ड्रॉप हो जाते हैं। अच्छा, अब एक छोटे से ड्रोन के अटैक से भला क्या खतरा हो सकता है। आखिर ये मामूली सा ड्रोन क्यों बना सबसे बड़ा खतरा? तो सबसे पहली बात यह है कि ड्रोन कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है, जिससे रडार की मदद से पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि रडार सिस्टम छोटे वस्तुओं को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बहुत पास आने पर ही इसे देखा जा सकता है, और यही कारण है कि ड्रोन के मामले में शूट टू किल का SOP अपनाया जाता है। दूसरा, इसके पीछे आई लागत की बात करें तो दूसरे हमलों की तुलना में ये सबसे सस्ता है। जी हाँ, बाजार में मिलने वाले मामूली ड्रोन जो करीब 20,000 में मिलते हैं, उससे छेड़छाड़ करके उन्हें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ले जाने लायक बनाया जाता है। और तीसरा, साथ ही अटैक कराने वाले आतंकियों के पकड़े जाने या मारे जाने का रिस्क भी इसमें नहीं होता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम रेंज वाला ज़मीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। अब आइए जानते हैं कि भारत में ड्रोन को लेकर किस प्रकार के नियम और कानून हैं। सबसे पहला, 250 ग्राम से ज़्यादा वजन वाले ड्रोन को उड़ाने के लिए 18 साल की उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं तक पढ़ाई के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और सरकारी परीक्षा पास होना भी ज़रूरी है।
वहीं ट्रेनिंग या फिर लाइसेंस वाले ड्रोन्स उड़ाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरा, अब ड्रोन को उड़ाने, बनाने या बेचने के लिए मंजूरी की जरूरत होगी। ये नियम 12 मार्च से लागू हैं। तीसरा, बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाना, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और प्रतिबंधित इलाकों में उड़ाना अपराध है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में उड़ाने वाले ड्रोन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सचिवालय, विधायिका या किसी अन्य सुरक्षा संगठन जैसे सरकारी एजेंसियों के आसपास ड्रोन सख्त वर्जित हैं। चौथा, ड्रोन उड़ाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हां, ड्रोन के अवैध इस्तेमाल पर भी रोक है। वहीं ऐसे हमलों को रोकने के लिए भारत में क्या व्यवस्था है? इंडियन इंटेलिजेंस के पास ड्रोन की खरीदी बिक्री को लेकर निश्चित तौर पर इंफॉर्मेशन होती है। इसके जरिए मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा बड़े एयरबेस, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एवियन रडार जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी हैं। इनकी रेंज 10 से 15 किलोमीटर होती है। इनके ज़रिए चिड़िया को भी मॉनिटर कर लिया जाता है। इसके अलावा मॉनिटर होने पर एंटी एयरक्राफ्ट गन, मिसाइल, स्नाइपर्स की मदद से भी ड्रोन जैसे टारगेट को गिराया जा सकता है। आमतौर पर फायरिंग के जरिए ही इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है, जैसा कि हमने जम्मू के केस में देखा है। इसके अलावा नेट फायर करने वाली गन भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास है, जो ऐसे ड्रोन को नेट में फंसा देती है और वो जमीन पर आ जाते हैं। सभी बेस, एयरपोर्ट्स, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के घरों और उनके काफिलों की सुरक्षा के लिए एवियन रडार जैसी महंगी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना अभी भी एक सवाल है। सबसे पहले मॉनिटरिंग और ड्रोन का रेगुलाइजेशन सबसे अहम कदम है। बॉर्डर इलाकों और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन की खरीद बिक्री पर पुलिस लोकल लेवल पर ही अलर्ट रहे। दूसरा, जिस तरह के आर्म्स की खरीद के लिए लाइसेंस और बेहद मजबूत दस्तावेजों की जरूरत होती है, उसी तरह की व्यवस्था ड्रोन की खरीदी बिक्री के लिए हो सके, ताकि हमारे पास ये रिकॉर्ड्स में हो कि किसने किसको और कैसा ड्रोन बेचा या खरीदा है। दूसरी चीज है तकनीक। ड्रोन उड़ाने वाले और ड्रोन के बीच के लिंक को जाम करना। ज्यादातर ड्रोन जो पब्लिक इस्तेमाल करती है उसकी एक कॉमन फ्रीक्वेंसी होती है, इसे जाम किया जा सकता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए हमलों से अब भारत को अपनी कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि एक मामूली ड्रोन के जरिए भी धमाका किया जा सकता है। तो हम किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं, या अगर पड़ोसी देश इस प्रकार की नापाक हरकत करते हैं तो उस हमले का किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, इसके लिए हमें भी अपनी तैयारी रख लेनी चाहिए। ऐसे ही देश और दुनिया के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।